नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन 4 अक्टूबर को होने वाला है, जबकि यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ामिनेशन 11 अक्टूबर को होने वाला है। इसका मतलब है कि एक हफ्ते बाद ही यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन के एक हफ्ते बाद ही यूपी पीसीएस का एग्ज़ामिनेशन होगा। ऐसे में जीएस का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है इन दोनों पेपरों में, ऑल स्टेट में। और आप लोग जानते हैं बीईओ का भी एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, आरओ एआरओ 2016 का भी एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। ऐसे में जीएस का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण निभाता है इन पेपरों में। ऐसे में 20 क्वेश्चन का डेली जीएस का वीडियो इस यूट्यूब यानी कि जीएस पॉइंट आशीष यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम पार्ट थ्री वीडियो डालेंगे जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित है। इससे पहले हमने 2 पार्ट के वीडियो डाले हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन बनी होगी, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है या है? ए, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बी, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। और डी है, ऊपर वर्णित सभी तत्व सही हैं। जिसमें आपका ए बी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊपर वर्णित सभी तत्व सही हैं। तो देखिए, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो कार्यकारिणी है उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता ही है ये। तो राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, जबकि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को या संसद को भी भंग नहीं कर सकता है। तो इसलिए तीनों विकल्प सही हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ए ऑप्शन में है, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। डी है, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं की एक समूह को। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। यानी कि लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट गुण है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि को और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। तो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। क्योंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। तो लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोग, जैसे आम जनता क्या है कि राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करता है, उम्मीदवारों के बारे में बातचीत करता है, उनके बारे में निर्णय लेता है। तो इन निर्णय के लिए क्या होता है कि जो नागरिक होते हैं एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी बुद्धि का क्या करते हैं, विकास करते हैं। इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। ये आईएएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। देखो, राज्य का अध्यक्ष का मतलब होता है कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति निर्वाचित ही होता है और वो भी इनडायरेक्ट रूप से। तो गणतंत्र का भी आशय क्या है? गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान या मुखिया निर्वाचित हो, चाहे वो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। तो भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किनसे बी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो उसे 1 से 2 बार 3 बार आप जरूर पढ़िए। फिर से, निम्नलिखित में से किनसे बी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ए ऑप्शन में है, संविधान लिखित और अनम्य है। बी है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। सी है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। और डी ऑप्शन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण।
तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, एकात्मक या संघात्मक कोई राज्य है तो यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। ध्यान रखना है कि कोई राज्य अगर संघात्मक है या एकात्मक है तो संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के आधार पर ही जाना जाता है। यदि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, जबकि इंग्लैंड एकात्मक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो यहाँ ए ऑप्शन है, यदि विधियाँ अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधियाँ नहीं हैं तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, डी ऑप्शन में है। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। देखो, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का अर्थ है, यानी कि स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। तो विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वह कहते हैं जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। इसलिए यहां पर बी ऑप्शन से हो जाएगा, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? कथन है, शक्तियों का परिसीमन, विधि के समसमता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर आपके सी ऑप्शन से हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। देखिए, प्रोफेसर डाइसी ने 1885 में, कब 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के तीन लक्षण बताए हैं। तो वो पहला लक्षण ये है कि विधि की सर्वोपार्यता। क्या बताए हैं? एक बताए हैं विधि की सर्वोपार्यता, विधि की सर्वोपार्यता। दूसरा बताए हैं विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष या सामने समता। और तीसरा बताए हैं विधि भी भावना की प्रबलता। क्या बताए हैं? विधि भी भावना की प्रबलता। ये प्रोफेसर डाइसी ने बताया। विधि की सर्वोपार्यता क्या है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन में दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन करता है तो उसे ही दंड मिलेगा, अदरवाइज दंड नहीं मिलेगा। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है, इसीलिए तो ए कथन सही है। और दूसरा विधि के समसमता, अर्थात विधि के लिए सभी समान हैं, कोई भी विधि से ऊपर नहीं है, चाहे वह विधायक हो, चाहे वह आम जनता हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, व चाहे किसी गरीब व्यक्ति हो, तो सभी विधि के सामने बराबर हैं। तीसरा है विधि भी भावना की प्रबलता। इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। तो सरकार के प्रति जन उत्तरदायी विधि के शासन का लक्षण नहीं है यहां पर, इसलिए आपका केवल 1, 2, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, पहला, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। यहां पर फिर से आप पढ़िए,
जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। लेकिन यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। अब यहाँ ऑप्शन में केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। यहाँ पर केवल दो ऑप्शन सही हो जाएगा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का जो स्रोत होता है वो संविधान में है। तो संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। राज्य की निरंकुश सत्ता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती है। ये आईएएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, 8वां क्वेश्चन है आज का। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, विचारधारा का अभाव है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विशेषाधिकारों का अभाव है। देखो, समानता का एक अर्थ है कि रंग, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकार का अभाव है। ये आईएएस 2017 में क्वेश्चन पुटअप किया गया था, आईएएस 2017 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां है। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? पहला कथन है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। यहाँ भारत और अमेरिका के संबंध बात हो रहा है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन भी हैं, केवल 3 सही, 3 और 4, 2 3 4, 1 3 4। यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा केवल 3। देखो, किसी भी विधेयक पर कोई भी कार्रवाई सकारात्मक या नकारात्मक ना करने की राष्ट्रपति की शक्ति ही पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। अर्थात अगर मान लो कोई विधेयक चाहे वह राज्यसभा या लोकसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर विचार नहीं करता है, उसको अपने पॉकेट में रख लेता है, तो वही पॉकेट वीटो है। तो भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों के ही पास पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं या शक्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी भी समयावधि का उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, जबकि अमेरिका में, देखो, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तो है, लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में राज्यों के पास है। अमेरिका की उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत के उच्च सदन में 12 सदस्य यानी कि राज्यसभा या 12 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इसलिए आपके केवल 3 कथन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? यहाँ पर संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद को। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार या शक्ति भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो ए ऑप्शन में भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है।
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, बिल्कुल सही है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये आपको बता दें कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम ये अमेरिका के संविधान में है या अमेरिकी संघवाद में इसकी एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन 12वां देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1971 में और हरियाणा का हुआ था 1966 में और सिक्किम का हुआ था 1975 में। इसलिए आंध्र प्रदेश यानी कि 1 हो जाएगा, दूसरा हरियाणा है 1966 3 हो जाएगा और ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा 1971 1 3 2 4। तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1 3 2 4। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां है, भारत के संविधान की किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। यहाँ भाग 1, भाग 2, भाग 7, भाग 9 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर भाग 2 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 2 है। तो भारत के संविधान में भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो आपको बता दें भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है और भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य यानी कि 238 है जो अब खत्म हो चुके हैं, और भाग 9 में पंचायत है। 243 से 243 का सिंगड़ा तक, इसमें भाग 9 का भी है, भाग 9 खा भी है। भाग 9 का संबंध नगर पालिका से है, भाग 9 खा से संबंध सहकारी समितियां से है। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, चौथा है सरकार की आलोचना करता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट में है 1 2 3, 2 3 और 4, केवल 1 और 2, 1 और 4। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 1 और 2, यानी कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पे नागरिकता खत्म नहीं होगी, सरकार की आलोचना करने पे नागरिकता खत्म नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन में अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 24। देखिए संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो आपको बता दें यहाँ पर अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है यानी कि छुआछूत का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, लेकिन सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य
कोई सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा की कोई उपाधि नहीं स्वीकार कर सकता है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। यह सम्मान है, कोई उपाधि नहीं है, इसलिए यह सम्मान दिया जाता है। आगे अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री या बेगारी तथा इसी प्रकार कोई अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ऐसा भी कहा गया है। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? ये ऑप्शन है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अधीन उपबंध, बी है अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी है अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रताएं, और डी है अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अधीन। तो यहाँ पर आपके सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। देखिए अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया तथा यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। यह IAS 2018 में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां है, निम्नलिखित युग्म से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन ए है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23, ये सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, ए भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ए भी सही है। तो आपका डी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31, ये आपका गलत है, यहाँ पर अनुच्छेद 30 में होगा। तो अगला क्वेश्चन 18वां देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यायपालिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते। अगला क्वेश्चन 19वां देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? यहाँ पर ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय यानी कि आर्टिकल 32 के सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो आपको बता दें, यहाँ पर ऑप्शन है परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उन मामलों में लागू होता है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है या बंद किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरस्त व्यक्ति को तत्क्षण यानी कि तत्काल आज़ाद करा दिया जाता है। चूँकि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता, अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक अति महत्वपूर्ण रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जहां उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति के निरुद्ध करते हैं। आपको यहाँ बता दें कि परमादेश का मतलब क्या होता है। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। दूसरा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह उस अधिकार से कार्य कर रहा है, वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है कि यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों या न्यायालय को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।